यह चैप्टर एक दादी और पोते के बीच में आपसी रिलेशन को बताता है। दादी अपने पोते से कितना प्यार करती है और एक पोता अपने दादी से कितना प्यार करता है, उसी की झलक इस चैप्टर में दिखाई देती है। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके बारे में डिटेल चलिए देखते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां लेखक अपनी दादी के बारे में बताता है कि उसकी दादी 20 सालों से वैसे ही बूढ़ी की बूढ़ी है। वो कभी उनके बॉडी में कभी कोई चेंज हुआ ही नहीं, वैसे ही उनका शरीर बिल्कुल झुका सा रहता है, सफ़ेद बाल है और चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्ड है। लेखक कहता है कि उसकी दादी कभी यंग रही होगी, इस बात को वो कभी विश्वास नहीं कर सकता। यह बात उसके लिए रिवॉल्टिंग है। गांव के बाकी लोग कहते हैं कि लेखक की दादी कभी पहले यंग थी, जैसे हर दादी होती ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लेखक ये बात मानने को तैयार नहीं है। एक ही इमेज है दादी की उसके नज़रों में, एक बूढ़ी सी लेडी, झुकी हुई लेडी, कंधे पे हाथ, कमज़ोर सी लेडी, और हमेशा मुंह से गीत को, पाठ को, पूजा पाठ को बड़बड़ाती रहती है, कोई मंत्र गाती रहती है। लेखक ने अपने दादा को नहीं देखा, लेकिन दादा की तस्वीर ड्राइंग रूम में टंगी रहती है, जिसमें दिखाया गया है कि दादा भी काफ़ी ओल्ड है। लेखक को लगता है कि कम से कम उनकी 100 साल की एज होगी ही, और उनकी लंबी सी वाइट कलर की बेयर्ड है, लूज कपड़े पहने हुए है और सर पर एक पगड़ी है। लेखक को ऐसा कभी नहीं लगता है कि दादी और दादा यंग रहे होंगे या उनके कोई बच्चे रहे होंगे। लेखक को, क्योंकि वो बच्चा ही है, छोटा सा ही, तो उसे लगता है कि मेरी दादी के सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ही हो सकते हैं, उनके पोते पोतियाँ ही हो सकते हैं इस एज में, अपना कोई बच्चा नहीं हो सकता है। तो ये तो थी लेखक के मन की बात। अब कहानी का मेन बैकग्राउंड है कि लेखक गांव में रहता है अपनी दादी के साथ, और इनके पेरेंट्स शहर गए हुए हैं पैसे कमाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। अब दादी अपने पोते को पालती है, तो डेली सुबह दादी अपने पोते को उठाती है और उसे नहलाती है। नहलाते टाइम भी दादी कोई मंत्र बुदबुदाती रहती है, ऐसा इसलिए कि वो मंत्र बच्चे को याद हो जाए। क्योंकि दादी धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो वो हमेशा पूजा पाठ में ही लीन रहती है। उसके बाद बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। एक लकड़ी का ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लेती है दादी, एक पीले रंग का चौक और रेड पेन, और एक उसी को एक थैले में रखकर तैयार करती है, और पुरानी रात की बची हुई रोटियां, बासी रोटी पे मक्खन लगाकर देती है नाश्ते में, और जो रोटी फिर भी बच जाती है उसको ये पैक कर लेती है अपने साथ ले जाने के लिए। दादी बच्चे को स्कूल के नाम पे मंदिर ले जाती है। मंदिर में ही स्कूल था, और जो पंडित है वही पूजा पाठ भी करते हैं और पढ़ाने का काम भी वही करते हैं। क्योंकि ये गाँव का सीन है, उतना एडवांस सीन नहीं है, तो ऐसा गाँव में होता है कि स्कूल और मंदिर एक ही होते हैं। मंदिर में ही पूजा पाठ के बाद बच्चों को पढ़ाई जाती है, उनको धार्मिक संस्कार दिए जाते हैं। तो दादी अपने पोते को रोज़ाना मंदिर ले जाती है। मंदिर के आंगन में ही बच्चा पढ़ाई भी करता है, और पास में ही दादी बैठकर पूजा पाठ करती है, मंत्र उच्चारण करती रहती है। दोपहर में या जब पढ़ाई होने के बाद जब दोनों वापस आ रहे होते हैं, तो जो रोटी अपने साथ रखी थी वो कुत्ते को डालते हुए आते हैं। कुत्ते इनके पीछे पीछे आते रहते हैं रोटी के लालच में। इस तरीके से दादी का पूरा दिन बीतता है अपने पोते के देख रेख में, उसके ख्याल रखने में, और समय बीतते चले जाता है। उधर शहर में इसके मम्मी पापा अब सेटल हो जाते हैं, और एक दिन दोनों को शहर बुलवा लेते हैं। शहर आने के बाद दादी और पोते के बीच का जो बॉन्ड है उसमें हल्का सा फ़र्क आता है, क्योंकि अब पोता इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगता है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में दादी अलाउड नहीं होती है। अब पोता अपने स्कूल बस से जाता है और स्कूल बस से ही आता है, और वहाँ पे इंग्लिश की पढ़ाई करता है। दादी कई बार पूछती भी है पोते से कि तुमने आज क्या सीखा, तो वो इंग्लिश के ही वर्ड बताता है, आर्कडेमिक्स प्रिंसिपल के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, और म्यूजिक, डांस, इन सब के बारे में, जो दादी के बिल्कुल पल्ले नहीं लगता है। और दादी को लगता है कि उसका पोता गलत पढ़ाई कर रहा है, पूजा पाठ धर्म कांड से वो अलग होते जा रहा है। एक दिन ऐसे ही पोते ने जब बताया कि वो डांस क्लास ज्वाइन करेगा, तो दादी को मन ही मन दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। दादी को लगता है कि डांस, गाना, म्यूजिक ये सब भिखारी और बाकी जो धर्म से अलग लोग हैं उनके लिए होता है। इसी तरह समय बीतते गया। अब पोता यूनिवर्सिटी में गया, और दादी और पोते के बीच का जो बॉन्ड था वो दूरियां बढ़ते चली गई, आपस में बातचीत भी अब कम होने लगी, और पोते को एक अलग से रूम भी मिल गया। इसी तरह और समय बीता, और अब पोता कॉलेज जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए तैयार हुआ। अब उसे अब्रॉड जाना था, और जब दादी को यह बात पता चली तो दादी ने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि अब वो उस सिचुएशन को समझ चुकी थी, ढाल चुकी थी अपने आप को। अब उन्हें लग गया था कि पोते से अब उसका ज़्यादा लगाव नहीं है बोलने के लिए। इमोशनली तो है, लेकिन बातचीत उतनी नहीं होती है।
तो दादी चुपचाप शांत मन से ही पोते को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए गई और पोता वहाँ से फिर आगे चला गया। 5 साल के बाद जब उनका पोता वापस आया और दादी फिर उसे रेलवे स्टेशन लेने गई थी वही शांत मन से, तो पोते ने देखा कि दादी की बॉडी में कोई भी फ़र्क नहीं आया। दादी के चेहरे में, झुर्रियों में, जो उनकी एज है, कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे 5 साल पहले थी। इस बीच दादी अपना समय शहर में अकेले ही बिताया करती थी, क्योंकि इसके मम्मी पापा भी काम पे चले जाते थे। तो दादी का ज़्यादातर समय पूजा पाठ में, माला पढ़ने जपने में और स्पैरो यानी कि गोरैयों को खाना खिलाने में ही बीतता था। दोपहर में दादी आंगन में बैठ जाती थी और स्पैरोज़ को दाना दिया करती थी और घंटों अपना समय वहाँ बिताती थी। जब पोता वापस विदेश से लौट कर आया उस समय दादी बहुत खुश हुई। शाम को उन्होंने पाठ नहीं किया, जाप नहीं किया, मंत्र जाप, बल्कि आसपास के औरतों को, अगल बगल की औरतों को इकट्ठा किया और ढोल बजाने लगी। दादी काफ़ी देर तक काफ़ी जोश से ढोल बजाती रही इस खुशी में कि उनका पोता लौट कर आया है। बाद में घर वालों ने इंटरफेयर किया, तब दादी ने ढोल बजाना बंद किया। अगले दिन जब दादी उठी तो उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, हल्का हल्का उनको फीवर था। डॉक्टर ने कहा कि इनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन दादी को लग गया था कि यह उनका आखिरी समय है और वो अपना आखिरी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो अपने बिस्तर पर ही लेट के मंत्र जाप करने लगी, उच्चारण करने लगी और माला जपने लगी। कुछ देर के बाद ही इसी क्रम में, माला जपने के क्रम में ही दादी का देहांत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। और घर वालों को जब ये पता चलता है तो वो रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं और दादी को जैसे रीति रिवाज के अनुसार बिस्तर पर से उठा के नीचे ज़मीन पर लिटाया जाता है और उनके ऊपर लाल चादर डाली जाती है। घर वाले काफ़ी देर तक शोक करते हैं और शाम के टाइम दादी की डेड बॉडी को ले जाने लगते हैं जलाने के लिए, उनके अंतिम यात्रा के लिए। तो आंगन में बहुत सारी स्पैरो, गोरैया, बर्ड आती है, लेकिन अब की बार उन स्पैरो की कोई आवाज़ नहीं होती है। जैसे पहले हर बार स्पैरो चिरपिंग साउंड किया करती थी, आवाज़ किया करती थी, खुशी रहती थी, लेकिन आज सारे की सारी स्पैरो, गोरैया शांत बैठी है। मम्मी को लगता है कि शायद ये भूखी होंगी, तो मम्मी सबको खाना देती है, ब्रेड क्रम जैसे दादी दिया करती थी, लेकिन वो स्पैरो उन ब्रेड क्रम को भी हाथ नहीं लगाती है, जैसे कि दादी के मरने का शोक उन स्पैरोज़ को भी है। बाद में जब दादी की बॉडी को शमशान घाट में जला के आते हैं और अगले दिन सुबह जब आंगन में देखती है मम्मी कि स्पैरोज़ ने ब्रेड क्रम्स को नहीं टच किया है, नहीं खाया है, तो मम्मी झाड़ू लगा के उसे साइड करती है।